डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के इस पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आपको पता है कि मैं एक सीरीज पे काम कर रहा हूं। यदि आप फॉलो कर रहे हैं जो एमए एंट्रेंस टेस्ट हैं और अब तो यूजीसी नेट के भी काफी हैं, तो उनके स्टूडेंट के लिए भी, बट पर्टिकुलरली एमए एंट्रेंस टेस्ट के लिए एक पूरी सीरीज ऑफ वीडियो जिसमें कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पार्ट 1 में मैंने वो थिंकर्स इंक्लूड किए थे जो आपके सिलेबस में है। अब दो पार्ट में, पार्ट 2 और पार्ट 3 में मैं उन थिंकर्स को ले रहा हूं जो टेंजेंशियली, मतलब आपके सिलेबस में कहीं कहीं तो अपियर होते हैं, लेकिन अलग से आपने उसके थॉट को उनको नहीं पढ़ा है। इसके अलावा एकदम बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस जो थिंकर हैं, जो यूजीसी नेट से कॉपी पेस्ट करके दे दिए जाते हैं, वो आपको परेशान करते हैं, उसको मैंने इसमें लेने की कोशिश की है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से शायद सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस तरह से आपको कहीं मिलेगा नहीं। सो लेट अस बिगिन एमसीक्यू ऑन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पार्ट 2। ये स्लाइड तो यदि आप मेरे इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो पता होगा, ये रिपीटेड स्लाइड है। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये सारे क्वेश्चन, ऑलमोस्ट ऑल, एक दो हो सकता है, वो सब पास्ट ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। कहाँ से मैंने लिया है? डीयूईटी से, जेएनयू के डिफरेंट टाइप के जो उसके एंट्रेंस टेस्ट हैं डिफरेंट सब्जेक्ट के, उनसे लिया गया है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन हैं, कुछ बहुत थोड़े बीएचयू के, और बहुत सारे क्वेश्चन यूजीसी नेट के हैं। आप पूछ सकते हैं यूजीसी नेट के क्यों? यदि मेरे स्टूडेंट आप यूजीसी नेट के हैं तो आपके लिए तो बिल्कुल ही ये रिलेवेंट है। यदि आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी रिलेवेंट है, क्योंकि इन सब में क्वेश्चन जो है वो कॉपी पेस्ट होते हैं यूजीसी नेट से। मैं बार बार बता रहा हूँ, और इसलिए आपको डिफिकल्टी होती है कि सर हमने तो पढ़ा नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस कैसे पूछा जा रहा है, यहाँ से पूछा जा रहा है, इसलिए भी ये रिलेवेंट है। इससे पहले कि हम फॉर्मली क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू करें, इस सेगमेंट को प्रिपेयर करने के बारे में थोड़ी टिप्स। ये सबसे डिफिकल्ट सेगमेंट आपके लिए हो सकता है, क्योंकि अधिकतर जो थिंकर इसमें हैं वो आउट ऑफ सिलेबस हैं। वैसे जो आपने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ा है तो उसमें कुछ आपको नजर आएंगे, कुछ जो है आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के तो बहुत थोड़े इसमें थिंकर हैं, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन के काफी थॉट जो है इसमें हैं। और इधर उधर के थॉट्स हैं जो आपने पढ़ा है, जैसे डेमोक्रेटाइजेशन पढ़ा है, या डिपेंड या यूरोसेंट्रिज्म पढ़ा है, लेकिन एज सच आपने इन पॉलिटिकल थिंकर को नहीं पढ़ा है जिस तरह से कि आपने और पॉलिटिकल थॉट पढ़ा है, इसलिए ये डिफिकल्ट बन जाता है। इसका उपाय यही है कि पास्ट ईयर्स के पेपर को जितना ज्यादा हो सॉल्व कर पाए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन लिमिटेड हैं, ये घुमा फिरा के एक ही तरह क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने यही कोशिश की है दो पार्ट में कि अधिक से अधिक ऐसे मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर जो कंटेम्प्रेरी हैं और वेस्टर्न हैं, उनके आइडियाज को, और उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने क्या कहा है, और किस थीम या आइडियोलॉजी से वो संबंधित हैं, इनको यदि आप जान लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा। आपको बहुत डिटेल में उनके आइडियोलॉजी को, थॉट को नहीं जानना है। और मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूं, आपको लगेगा कि सर जो है एक तरह से प्रचार कर रहे हैं। यस, ये एक पॉजिटिव प्रचार है, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि आप लोगों में से काफी कम लोगों ने इसको जो है डाउनलोड किया है या खरीदा है। और ये बेहद जरूरी है, क्योंकि मैंने इस पे जितनी मेहनत की उतना किसी गाइड पे नहीं की है। इसमें बहुत सारे जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, उन सारे फिलोसफर थिंकर को, और उससे भी ज्यादा मैंने एक बहुत मेहनत से एक्युमुलेट किया है डिफरेंट सोर्सेस से, जो अभी आपको मैंने बताया। और उसको यदि आप एक बार रिवाइज कर लेंगे, उसके एमसीक्यू देख लेंगे, तो आपको काफी आसानी हो जाएगी। ये आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। यहाँ क्वेश्चन नंबर यदि आप बोले तो इसको आप 1 कह सकते हैं। मैं नहीं दे पाया हूं क्योंकि ये इमेज है। जो येलो बॉक्स है, आपको पता है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। लॉट्स ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, एक तरह से मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ साथ में। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर आउट ऑफ सिलेबस, ऐसे कर लीजिए। लेकिन बहुत सारे उसमें आपको पता है कि आपके सिलेबस के पार्ट भी हैं टेंजेंशियली। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे जो उनकी राइटिंग बुक और ऑथर्स हैं, तो इससे आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। जेम्स स्टुअर्ट मिल जो है, जेएस मिल, जो चैंपियन ऑफ लिबर्टी है, उन्होंने ऑन लिबर्टी लिखा है। यदि आप उनके बुक को देखें तो आप भूल नहीं सकते हैं ऑन लिबर्टी, इससे आप पकड़ सकते हैं। उन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म पे भी बुक लिखा है, और कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, बहुत सारी चीज उन्होंने, इलेक्ट्रल सिस्टम और रिप्रेजेंटेशन, इन सब पे भी कहा। इसके अलावा जो यहाँ नहीं लिखी गई है, वो एक सोशलिस्ट थिंकर भी थे। वो कोऑपरेटिव मूवमेंट और लेबर्स को राइट देने, इन सब पे भी उनके काफी विचार है। लिबरल सोशलिस्ट आप कह सकते हैं, तो इसको यहाँ मैच कर दीजिए। बैंथम को आप भूल नहीं सकते हैं, जेरेमी बैंथम, जो कि यूटिलिटेरियनिज्म के पितामह हैं। उन्हीं के यूटिलिटेरियनिज्म को जेएस मिल ने थोड़ा मॉडिफाई किया
उसमें हैप्पीनेस को गुड और वर्चुअस और मतलब कि नॉर्मल जिसको आप कह सकते हैं शारीरिक हैप्पीनेस एंड मेंटल हैप्पीनेस को अलग करके उन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म को एक मोरलिटी दी, इथिकल यूटिलिटेरियनिज्म कह सकते हैं। तो वो, लेकिन बेंथम इज द फादर ऑफ ओरिजिनल यूटिलिटेरियनिज्म, ये आप कभी मत भूलिएगा। और उन्होंने ये एक बुक लिखा है, ए फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट। फ्रैगमेंट मतलब एक टुकड़ा होता है, एक पार्ट समझ लीजिए थॉट का। जेम्स सॉरी जॉन लॉक को तो आप बिल्कुल भूल ही नहीं सकते हैं, ये फादर हैं लिबरलिज्म के। और इनकी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट में निहित है। तो ये उनका सेमिनल, मतलब यदि एक आपको याद रखना है तो यही रखना है, टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट। इससे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि जॉन लॉक का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो उनके किस बुक पर आधारित है, उनका यही बुक है। लास्की के बारे में मैंने यहाँ काफी चीजें दिया है, आप पढ़ लीजिए। इनकी दो डेफिनेशन जो इन्होंने लिबर्टी और राइट्स का दिया है, मैं यहाँ पढ़ नहीं रहा हूं, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा। लास्की के बारे में आपको थोड़ा कम पता होगा। अब ये यहाँ पे देखिए इनके बारे में कितनी चीजें आप जान सकते हैं या थोड़ी बहुत जान सकते हैं। ये एक ब्रिटिश पॉलिटिकल थिंकर थे और लेफ्ट ओरिएंटेड लीडर थे। अब यहाँ आपको जानना है कि किस आइडियोलॉजी को कौन थिंकर बिलोंग करता है, उससे आपको काफी फायदा हो जाएगा। ये इनफैक्ट ये लेबर पार्टी जो यूके में है उसके एक मेंबर भी थे, लीडर थे। तो इन्होंने जो है जैसे जॉर्ज ऑरवेल को आप जानते हैं, उन्होंने काफी लिखा है, ऑथर नॉवेलिस्ट। उन्होंने कहा ए सोशलिस्ट बाय, इनके बारे में, लास्की के बारे में, ए सोशलिस्ट बाय एलिजियंस एंड ए लिबरल बाय टेम्परामेंट। तो लिबरल सोशलिस्ट जैसे कि मिल थे, वैसे आप इनको लास्की को कह सकते हैं। इनकी आइडिया जो है प्लूरलिज्म की आइडिया है। प्लूरलिज्म क्या होता है, मतलब बहुत सारे वैल्यूज एक साथ सोसाइटी में कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, बहुत सारे ग्रुप एसोसिएशन एक साथ जो है सोसाइटी में रह सकते हैं और बारी बारी से पावर शेयर कर सकते हैं। जो स्टेट है वो एक तरह का एम्पायर होता है, वो एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशंस होता है और वो मेडिएट करता है इंटरेस्ट एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग द ग्रुप्स। जो अमेरिका की जो पॉलिटिक्स है उसको आप प्लूरलिज्म समझ सकते हैं, जहां पे कोई एक ग्रुप जो है वो डोमिनेट नहीं करता है डिस्कोर्स पे या पावर पे, मेजोरिटी माइनॉरिटी का ऐसा कोई फीलिंग नहीं है। देन कोऑपरेटिव स्टेट तो होगा ही, क्योंकि ये सोशलिस्ट थे। कोऑपरेटिव कॉमनवेल्थ, सोशलिज्म विद सिविल लिबर्टीज, तो देख रहे हैं एक तरह का ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की जो अवधारणा है उसको है फ्री स्पीच एंड एसोसिएशन एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो आप इनको नेहरू जी टाइप के कैटेगरी में रख सकते हैं। ही इन्फ्लुएंस सोशलिज्म इन इंडिया, ऑफ कोर्स नेहरू जी भी इनसे इन्फ्लुएंस्ड हुए होंगे, एंड अदर कंट्रीज इन एशिया एंड अफ्रीका। इनके बुक्स भी कुछ आपको याद रखने चाहिए, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट, द स्टेट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। तो काफी चीजों ने स्टेट पे लिखा है। स्टडीज इन द प्रॉब्लम ऑफ सॉवरेंटी पे भी इन्होंने लिखा है, एंड राइज ऑफ यूरोपियन लिबरलिज्म पे भी लिखा। ऑफ कोर्स एक सोशलिस्ट चश्मे से उन्होंने यूरोपियन लिबरलिज्म को देखा होगा। तो ये लास्की के बारे में मैंने आपको एक तरह से यहाँ पे बताया, इससे अधिक आपको जानने की जरूरत नहीं है लास्की के बारे में। और उन्होंने जो ये दो डेफिनेशन दिया है ये भी काफी यूजीसी नेट में और आपके डीयू और जेएनयू में पूछा जाता है। यहाँ पे भी आइए, मैंने काफी चीजें एक कोहेन के बारे में बताया। कोहेन मतलब ये है कि एक कोहेन नहीं है, जेराल्ड कोहेन है, विलियम कोहेन है, माइकल कोहेन है, बर्नार्ड कोहेन है। अब इससे आप बहुत कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने सोचा एक ही स्लाइड में सारे जितने कोहेन थिंकर हैं जिनका सेकंड नेम कोहेन है उनको एक जगह इकट्ठा किया जाए कि आप कंफ्यूज ना हो। अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन देख लीजिए, जस्टिस एज फेयरनेस आप भूल नहीं सकते हैं, ये तो जॉन रॉल ने दिया। इन्होंने थ्योरी ऑफ जस्टिस लिखा था 1971 में। वो 20th सेंचुरी की सबसे बड़ी पॉलिटिकल किताब मानी जाती है, थ्योरी ऑफ जस्टिस। उसमें उन्होंने जस्टिस एज फेयरनेस दिया, जिसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी कह सकते हैं, उसको डिफरेंस प्रिंसिपल भी बोलते हैं। उसी में उन्होंने कहा कि जो इनइक्वलिटी तभी बर्दाश्त की जा सकती है यदि वो ग्रेटेस्ट एडवांटेज टू द वर्स्ट ऑफ पीपुल इन द सोसाइटी हो। मतलब कि यदि आप इनइक्वलिटी करते भी है, मतलब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, तो इस तरह से कीजिए कि जो सबसे गरीब तबका है उसको सबसे अधिक फायदा हो। तो इस टाइप की जो लिबरल थिंकिंग थी, जिसको आप सोशल वेलफेयर थिंकिंग कर सकते हैं, बहुत ज्यादा सोशल डेमोक्रेसी की तरफ, वो जॉन रॉल ने दिया, मॉडर्न लिबरलिज्म के जनक। इनलाइटनमेंट थ्योरी ऑफ इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है ये रॉबर्ट नॉजिक ने दिया, जो कि जॉन रॉल के जस्ट अपोजिट कह सकते हैं। ये एक लिबर्टेरियन है। इनकी बुक जो है आप भूल नहीं सकते हैं, एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, जिसमें उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस दी। रॉबर्ट नॉजिक का क्या कहना था एक लाइन में, कि रॉल की तरह आप कोई ना एंड स्टेट पैटर्न नहीं आप डिक्टेट कर सकते कि एट ए पर्टिकुलर स्टेज सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होगा। कोई गवर्नमेंट या अथॉरिटी ऐसा डिसाइड नहीं कर सकती, क्योंकि जैसे ही आप छोड़ेंगे फिर जो है वॉलेंटरी ट्रांसफर
एक्सचेंजेज होंगे और फिर इनइक्वलिटी अपने आप जो है अलग जैसी पैटर्न में बदल जाएगी। इसलिए उनका कहना था कि यदि आपने प्रॉपर्टी इनिशियल पोजीशन में जस्ट ढंग से किसी ने एक्वायर की और बाद में उसने जस्ट ढंग से उसने उसका ट्रांसफर किया, एक्सचेंज किया, तो जो रिजल्टेंट जो प्रॉपर्टी या वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है या रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन वो जस्ट है, उसको छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। यही लिबर्टी का प्रिंसिपल है, ये रॉबर्ट नॉजी का कहना है। मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे जेराल्ड कोहेन आते हैं। अब कोहेन के बारे में आपको बहुत ज्यादा पता नहीं होगा, जेराल्ड कोहेन के बारे में तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको बताऊंगा। और जस्टिस एज कैपेबिलिटी जो है अमर्त्य सेन जो अपने इंडियन है उन्होंने दिया है, तो अमर्त्य सेन को आप कैपेबिलिटी अप्रोच से जोड़ सकते हैं। इनके साथ मार्था नॉसबॉम को भी आप याद कर सकते हैं कैपेबिलिटी अप्रोच के लिए। जहां कैपेबिलिटी वर्ड आए आप वहां पे अमर्त्य सेन एंड मार्था नॉसबॉम को मार सकते हैं बिना सोचे हुए। अब आइए जेराल्ड एलन कोहेन के बारे में जानते हैं। ये एक मार्क्सिस्ट, कैनेडियन मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल थिंकर थे। इन्होंने एनालिटिकल मार्क्सिज्म पे काफी काम किया। मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ एनालिटिकल मार्क्सिज्म क्या है। नोन फॉर हिज वर्क ऑन मार्क्सिज्म एंड लेटर इगैलिटेरियनिज्म एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इन नॉर्मेटिव पॉलिटिकल फिलॉसफी। नॉर्मेटिव पॉलिटिकल फिलॉसफी आपको पता है क्या है, नॉर्म, वैल्यू, एथिक्स, मोरलिटी, इन सब से जो गाइडेड होता है, आउट टू वाला, जिसको जो प्लेटो को आप याद कीजिए। बुक इनके जो है कार्ल मार्क्स पे उन्होंने काफी लिखा। कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ हिस्ट्री, ए डिफेंस, हिस्ट्री, लेबर एंड फ्रीडम, रेस्क्यूइंग जस्टिस एंड इक्वलिटी, सेल्फ ओनरशिप, फ्रीडम एंड इक्वलिटी, ये सब इनके बुक हैं। तो ये जेराल्ड कोहेन के बारे में है। लेकिन यहीं पे और दूसरे कोहेन को भी जानिए। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वो बर्नार्ड सी कोहेन है। इन्होंने जो है इंटरनेशनल रिलेशन में डिसीजन मेकिंग थ्योरी इन फॉरेन पॉलिसी दिया है। इनके जो बुक्स हैं मैं यहाँ रीड नहीं कर रहा हूँ, एक ही मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा, द पब्लिक इंपैक्ट ऑन फॉरेन पॉलिसी एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे इनके बुक हैं। तो ये बर्नार्ड कोहेन है, आप ध्यान रखिएगा, और ये जेराल्ड कोहेन है। इसके अलावा माइकल कोहेन को भी आपको याद रखना चाहिए। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यूज होते हैं। इन्होंने जेम्स मार्क के साथ में और जोहान ऑलसन के साथ में इन्होंने एक गार्बेज केन मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चॉइस दिया था। जो गार्बेज केन मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग या गार्बेज केन मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी भी बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरह का थ्योरी है गार्बेज केन मॉडल, मैंने आपको पब्लिक पॉलिसी में पढ़ाया भी है। इसके अलावा ये न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म के भी जनक माने जाते हैं माइकल कोहन। अलोंग विथ मार्च उन्होंने बुक लिखा था द न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर इन पॉलिटिकल लाइफ, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ कोहेन जो है वो तो कंटेम्प्रेरी है, विलियम कोहेन। ये यूएस मॉडरेट रिपब्लिकन लीडर है। इन्होंने लिखा है ओबामा चांस टू सीमेंट टाइज विद इंडिया, द इंडियाज डील, ये सब इंडिया के बारे में इन्होंने न्यूक्लियर डील पे लिखा है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं विलियम कोहेन। तो मैंने चारों कोहेन के बारे में आपको कह दिया। आई होप कि इससे बाहर और कोई कोहेन नहीं होंगे जो आपको ट्रबल करेंगे एंट्रेंस एग्जाम में। अब यहाँ पे बहुत सारे इमेज वाले क्वेश्चन हैं, इसलिए इसमें नंबरिंग नहीं है, आप काउंट कर सकते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग प्रेडिक्टेड दैट द नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर इज लाइकली टू बी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द वेस्ट एंड द रेस्ट। ये बहुत घिसा पीटा क्वेश्चन है, यदि आप फॉलो कर रहे हैं तो अभी तक आपके मुंह से निकलेगा कि ये सैमुअल हंटिंगटन ने कहा है। सैमुअल हंटिंगटन ने एक बुक लिखा था द क्लास ऑफ सिविलाइजेशन 1996 में। उसमें उन्होंने ये कहा था कि अब जो अगला वॉर होगा वो बिटवीन नेशन स्टेट नहीं होगा, बिटवीन कल्चर्स एंड सिविलाइजेशन होगा। मतलब कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन वर्सेस इस्लामिक सिविलाइजेशन एंड ईस्टर्न सिविलाइजेशन वर्सेस वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जो कि हो भी रहा। अलकायदा ने जैसा किया उसके बाद उनकी समझिए 1996 में लिखा, लेकिन 5 ही साल बाद वो प्रेडिक्शन जो है एक तरह से सही होगी। आप हंटिंगटन के बारे में आपको ये भी याद रखना चाहिए कि उन्होंने बुक लिखा द थर्ड वेव। इसका पूरा नाम है डेमोक्रेटाइजेशन इन लेट 20th सेंचुरी 1991। इस पे मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है, इसको डेमोक्रेटाइजेशन पार्ट 2 में आप देख सकते हैं। ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ये कहा कि डेमोक्रेटाइजेशन जो दुनिया में हुई है वो 3 वेव में हुई है। फर्स्ट वेव 20s में, 30s में, फिर सेकेंड वेव आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 और थर्ड वेव 1990s में आफ्टर कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद। इसके अलावा उन्होंने गैरिसन स्टेट की भी परिकल्पना की अपने बुक सोल्जर एंड द स्टेट में। वहां उन्होंने बताया कि कैसे नेक्सस होता है, पॉलिटिकल मिलिट्री नेक्सस, उससे एक गैरिसन स्टेट बनती है। ये सब जो है हंटिंगटन के बारे में है। फुकुआमा के बारे में आपको जानना चाहिए कि फ्रांसिस फुकुआमा एक अमेरिकन पॉलिटिकल थिंकर हैं। उन्होंने जो बुक लिखा है वो बार बार पूछा जाता है, उसका नाम था एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट स्टैंडिंग मैन। उसमें उन्होंने ये कहा था बेसिकली कि अब कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद आइडियोलॉजिकल जो स्ट्रगल है दुनिया में खत्म हो गया है। ह्यूमन सिविलाइजेशन ने अपना बेस्ट जो पॉलिटिकल सोशल अरेंजमेंट है वो अटेन कर लिया है। वो अरेंजमेंट क्या है? वो है लिबरल डेमोक्रेसी एंड फ्री मार्केट कैपिटलिज्म। ये फुकुआमा कहना था, जो कि गलत है। ऐसा है नहीं कि एंड ऑफ हिस्ट्री हो गया है। एडवर्ड सेड जो है इन्होंने ओरिएंटलिज्म लिखा, आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे। और नोएम चोम्स्की जो है
वो अभी एक बहुत ही ओल्ड लेकिन सबसे चर्चित जो थिंकर अभी दुनिया में जो जीवित हैं उसमें से एक है नोम चोम्स्की, जो कि एक तरह से जो है एनार्किस्ट हैं, जैसे गांधी जी थे उस टाइप के एनार्किज्म को। और वो जो है काफी अपोजिट हैं कैपिटलिज्म के, मार्केट इकोनॉमी के, और वो सबसे वोकल क्रिटिक हैं अमेरिकन जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके। और वहां चूंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उनको कोई अभी तो गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, उसे पास्ट में उनको काफी गिरफ्तार जेल वेल भेजा गया था, लेकिन अब उनको जो है छोड़ दिया गया है, काफी बूढ़े हो गए हैं। वो लिखते रहते हैं और हर चीज को अपोज करते हैं, अमेरिका ने क्यों वियतनाम वॉर किया, क्यों इराक पे अटैक किया, और क्यों सीरिया में उसकी क्या पॉलिसी है, कैपिटलिज्म कैसे बुरा है, ये सब पे वो नोम चोम्स्की लिखते रहते हैं। राइट्स आर दोज कंडीशन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। राइट्स आर दोज कंडीशन ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच नो मैन कैन सीक इन जनरल टू बी हिमसेल्फ एट हिज बेस्ट। ये तो यदि आप पास्ट, मैंने पिछले पेज में जो आपको बताया लास्की ने ये कहा था अबाउट राइट, तो हेरोल्ड लास्की मैंने पूरा बता ही दिया है। अर्नेस्ट बार्कर के बारे में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बताया है। अर्नेस्ट बार्कर जो है एक ब्रिटिश पॉलिटिकल थिंकर थे, इनको इनफैक्ट फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर इन ब्रिटेन माना जाता है। ये प्लूरलिज्म के समर्थक थे। प्लूरलिज्म मैंने बता दिया आपको क्या होता है। ही इज बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर हिज स्टडी ऑफ एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर। इन्होंने प्लेटो, एरिस्टोटल, इन सब पे काफी रिसर्च किया और बहुत सारे उनके बुक जो है उन्हीं पे हैं। जैसे उनके दो बुक मैंने यहाँ दिया है, प्लेटो एंड हिज प्रेडिसेसर जो सबसे फेमस बुक है, एंड पॉलिटिक्स ऑफ एरिस्टोटल। इस तरह के उन्होंने काफी बुक्स लिखे हैं। इसके अलावा जेरेमी बेंथन मैं आपको बता दिया, एंड बार्नार्ड बोसानक्वेट जो है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे आगे, इसलिए अभी इसको छोड़ रहे हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। चलिए पहले ये क्वेश्चन करते हैं, एक की फिगर इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लूरलिस्ट थ्योरी। अब तीसरी बार प्लूरलिज्म आ रहा है। प्लूरलिस्ट थ्योरी को डेवलप करने में इसमें से किसका सबसे बड़ा हाथ है? इसमें रोनाल्ड डहल तो बिल्कुल गलत नाम ही है। रॉबर्ट डहल जो है वो प्लूरलिस्ट थिंकर थे। यहाँ पे आप आइए, जिन्होंने कि पावर का भी डेफिनेशन दिया। सबसे फेमस पावर का डेफिनेशन रॉबर्ट डहल ने दिया कि ए का बी के ऊपर पावर है, यदि ए बी को वो कार्य करने को विवश कर सकता है जो अदरवाइज बी नहीं करता, इसको पावर कहते हैं, ए का ओवर बी। ये सबसे फेमस डेफिनेशन है। रॉबर्ट डहल जो है उन्होंने बुक लिखा था हु गवर्न्स, इसमें उन्होंने प्लूरलिज्म की चर्चा की थी। पॉलीआर्की भी जो है वही उसी तरह की सिस्टम है, मतलब कि ओलिगार्ची का उल्टा, जहां की मल्टीपल ग्रुप्स जो है पावर बारी बारी से होल्ड करते हैं। डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक, डेमोक्रेसी पे भी काफी रॉबर्ट डहल ने लिखा है, तो आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ सी राइट मिल्स जो है, इन्होंने पावर इलीट की कल्पना की, मतलब इलीट थ्योरी आगे हम लोग देखेंगे। अकॉर्डिंग टू ग्रामस्की द कॉन्सेप्ट ऑफ हेजोमनी मीन्स, अब यहाँ पे जो है मैंने हेजोमनी आपको कई बार, मुझे लगता है दर्जनों बार बताया, एक बार और आपको मैं बता देता हूँ तब इसके ऑप्शंस पे आएंगे। हेजोमनी जो है वो एक तरह का डायमेंशन ऑफ पावर है, थर्ड डायमेंशन ऑफ पावर जो ल्यूक्स ने भी दिया था। थर्ड डायमेंशन ऑफ पावर इस तरह से है कि जो डोमिनेंट क्लास होता है वो थ्रू मीडिया, थ्रू मास मीडिया, थ्रू लिटरेचर, म्यूजिक, लैंग्वेज, बुक्स एंड पॉपुलर डिस्कोर्स, वो इस टाइप का एक नॉलेज बिल्ड करता है जिससे कि डोमिनेटेड क्लास जो है वो बेचारा सोचता है कि जो उसके साथ हो रहा है वो जस्टिस है, वही नेचुरल है, और वो बिना किसी चू चपड़ के डोमिनेंट क्लास का जो आधिपत्य होता है उसको स्वीकार कर लेता है। उसको उन्होंने कहा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉन्सेंट, मतलब बिना किसी वायलेंस के, बिना किसी अपोजिशन के डोमिनेंट क्लास एक नॉलेज का डिस्कोर्स पैदा करके। इनफैक्ट यहाँ पे आपको ये जानना चाहिए कि नॉलेज अपने आप में कोई न्यूट्रल नहीं होता। यदि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो उसकी बात को याद रखिएगा। नॉलेज खुद जो है डायमेंशन ऑफ पावर है। जो आप सुनते हैं किसी चीज के बारे में भी, वो एक डिस्कोर्स है। डिस्कोर्स मतलब होता है एक बनाया गया है, वो एक्चुअल में वही चीज है नहीं, उसको नैरेटिव क्रिएट किया गया, उसको डिस्कोर्स कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इंडिया में आप बोलिए टुकड़े टुकड़े गैंग, आप अमेरिका में बोलिएगा कोई नहीं जानेगा टुकड़े टुकड़े गैंग, इवन यदि आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। यहां पे उसका एक खास मीनिंग है, एक डिस्कोर्स है कि टुकड़े टुकड़े गैंग मतलब वो लोग जो कि एंटी नेशनलिस्ट हैं, जो कि देश को तोड़ने की बात करते हैं, पर्टिकुलरली लेफ्ट, लिबरल, मुस्लिम्स एंड ऑल, ये एक डिस्कोर्स है। ऐसे स्टूडेंट लेफ्ट ओरिएंटेड अनार्किस्ट लोग जो हैं वो टुकड़े टुकड़े गैंग है। तो इसी तरह की बहुत सारे जो डिस्कोर्स जो पैदा किए जाते हैं वो फंक्शन ऑफ पावर है वो, और वो नॉलेज जो है न्यूट्रल नहीं होता है। उसी को हेगोमनी के रूप में ग्रामस्की ने लिखा, इटालियन मार्क्सिस्ट फिलोसफर। उन्होंने कहा कि हेगोमनी जो है उसके थ्रू जो है डोमिनेंट क्लास एक्चुअल शासन करता है, ना कि
केवल जैसा मार्क्स ने बोला कि बेस जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, मोड ऑफ प्रोडक्शन है, उसको ओन करके उसी के थ्रू नहीं करता है, वो नॉलेज पे भी कब्जा जमाता है। और ये मार्क्स ने भी माना था जब उन्होंने बोला था कि रूलिंग आइडिया ऑफ एनी जनरेशन इज द आइडिया ऑफ द रूलर। मतलब क्या है कि किसी भी टाइम में यदि आप देखिएगा कि कौन सा आइडिया जो है वो सबसे पॉपुलर है, सब लोग उसको बिलीव कर रहे हैं और वो पॉपुलर डिस्कोर्स में शामिल है, तो आप देखिएगा वो उन्हीं लोगों का आइडिया है जो राज कर रहे हैं। तो ये चीज जो है समझने की है, मैंने काफी ज्यादा आपको बता दिया। सेवेंथ क्वेश्चन, हु इज फेमस फॉर द क्रिटिक ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। अब हम लोग तेजी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। टोटलिटेरियनिज्म पे सबसे ज्यादा जो बुक लिखा है इन ऑथर्स में, वो हना आर्डेंट है। हना आर्डेंट आपको पता है एक जूइस थी जो कि अमेरिकन जो है सिटीजन हो गई। उन्होंने काफी लिखा, ये कोई फेमिनिस्ट नहीं है लेकिन इनके चूंकि वुमेन थी और ये एक तरह का टोटलिटेरियन के अगेंस्ट थी, जो लिबरल डेमोक्रेसी होती है उसकी समर्थक थी। पावर का इन्होंने बहुत सारा अच्छा डेफिनेशन दिया है, पॉलिटिक्स का दिया है। ये ग्रुप में बिलीव करती थी, पावर इनके अनुसार से पावर विथ डूइंग टुगेदर है। जब सब मिल के कुछ को क्रिएट करते हैं तो वो पावर है, पावर एक का दूसरे के ऊपर डोमिनेशन नहीं है। इसी तरह पॉलिटिक्स भी जो है इथिकल है, जब सब मिल करके जो है लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इनका जो बुक है हाना आर्डेंट का, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिए। इसमें से ह्यूमन कंडीशन यूजीसी नेट में काफी बार पूछा है, ऑन रिवॉल्यूशन और ये दोनों तो कम पूछा है, लेकिन आप याद कर लीजिए, ह्यूमन कंडीशन तो आप भूल नहीं सकते हैं। फॉल्स कॉन्शियसनेस जो है एक मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी का एक फ्रेज है। इसका मायने क्या होता है? फॉल्स, अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैं थोड़ा आपको मैंने पिछले स्लाइड में जो जहां हेजोमनी बताया वहां मैंने आपको ऑप्शंस बताए ही नहीं। अभी भी सुन लीजिए, उसमें जो पहला ऑप्शन है जहां पे कि आप देखेंगे कि किस तरह से वो नॉलेज का डोमिनेशन है, तो उससे रिलेटेड आप समझ जाएंगे, ऑप्शन सही होगी। फॉल्स कॉन्शियसनेस भी एक मार्क्सिस्ट फ्रेज है, आइडियोलॉजी का पार्ट है। इसमें होता ये क्या होता है फॉल्स कॉन्शियसनेस? मतलब आपका जो मटेरियल कंडीशन होता है, चाहे वो, या जैसे हेजोमनी के चलते जो नॉलेज या डिस्कोर्स जो पैदा की जाती है रूलिंग क्लास द्वारा, वो ये दोनों मिला करके आपका जो कॉन्शियसनेस होता है वो रॉन्ग हो जाता है, जो जो सही नहीं है वो आप सोचने लगते हैं। मतलब एन इनएबिलिटी टू सी थिंग्स एज दे आर, स्पेशली सोशल रिलेशंस एज दे रियली आर। मतलब आपको जो आपका जो ऑपरेसर है वही आपको आपका मसीहा लगने लगता है। जैसे आप देखिए फॉल्स कॉन्शियसनेस का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होता है? ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जब किसी का अपहरण हो जाता है और उसको 15-20 दिन या 2 महीने जो है वो किडनैपर रख लेता है, तो वो कई बार ना जो जो किडनैप्ड पर्सन होता है वो एफिनिटी डेवलप कर लेता है अपने किडनैपर के लिए, वो उसको मसीहा ऐसा लगने लगता है। पर्टिकुलरली यदि उसको अच्छा ट्रीट करे, उसको छोड़ दे, तो वो फॉल्स कॉन्शियसनेस डेवलप कर लेता है। इस पे बहुत सारी पिक्चर भी बनी है। तो ये फॉल्स कॉन्शियसनेस है कि मतलब जो गरीब गुरुआ दबे कुचले सब अल्टर्न लोग हैं, वो जो उनको दबाता कुचलता है उसी को अपना मसीहा समझ लगते हैं, बिकॉज ऑफ टू थिंग, हेजोमनी और जो उनका मटेरियल कंडीशन ऑफ लाइफ होता है उसके चलते। इंडिया में तो आप हमेशा इसको देख सकते हैं कैसे दबे कुचले कास्ट जो है उन्होंने फॉल्स कॉन्शियसनेस डेवलप कर लिया कास्ट सिस्टम के बारे में। आइडिया ऑफ रेक्टिफिकेटरी जस्टिस, रेक्टिफिकेशन से ये वर्ड निकला है, रेक्टिफिकेटरी जस्टिस इज पार्ट ऑफ हुज आइडिया ऑफ जस्टिस। अब यहाँ पे देखेंगे तो रॉल है, ये तो बिल्कुल नहीं है। नॉजिक बिल्कुल सही आंसर है। सैंडल जो है, माइकल सैंडल एक कम्युनिटेरियन है। और अमृत्य सेन के बारे में भी आपको मैंने बताया, जिन्होंने आइडिया ऑफ जस्टिस लिखा, कैपेबिलिटी थ्योरी ऑफ जस्टिस। अब नॉजिक के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कि रेक्टिफिकेटरी जस्टिस का उनके अनुसार से मायने क्या था। जैसा मैंने बताया कि उनका कहना था कि करंट इनकम वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जस्ट है यदि उसका ओरिजिनल पोजीशन में, जब शुरुआत होगी दुनिया की वेल्थ की, जब यदि उसको सही ढंग से एक्वायर किया गया, मतलब बिना किसी दबाव या झूठ प्रपंच के उस प्रॉपर्टी को एक्वायर किया गया, और बाद में उसको यदि जस्ट ढंग से उसको बेचा गया, खरीदा गया, मतलब ट्रांजैक्शन की गई, तो अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन पैदा हुआ है जो दिख रहा है वो जस्ट है। लेकिन यदि ये सही नहीं है, यदि प्रॉपर्टी का एक्विजिशन रॉन्ग तरीके से हुआ हो या उसको ट्रांजैक्शन रॉन्ग हो, तो उसको स्टेट के ऑर्डर के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा उसको सुधारा जा सकता है, रेक्टिफाई किया सकता है। ये रेक्टिफिकेटरी जस्टिस का आइडिया है जो कि नॉजिक ने दिया। एरिस्टोटल ने भी रेक्टिफिकेटरी जस्टिस का कॉन्सेप्ट दिया। नॉर्मल डे टू डे लाइफ में रेक्टिफिकेटरी जस्टिस का मतलब ये होता है आंख के बदले आंख। मतलब कि यदि किसी ने चोरी किया तो उसको दंड दिया जाए, मॉनिटरी। यदि किसी ने किसी की जान ले ली तो उसको फांसी पे लटका दिया। ये भी रेक्टिफिकेटरी टाइप का या रिट्रीब्यूटिव भी कह सकते हैं, बदला लेने वाली एक तरह की जस्टिस है। एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, दूसरी बार मैं बता रहा हूं, ये उनकी बुक है जिसमें उन्होंने अपनी इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस लिखी। तो इसको आप भूल नहीं सकते हैं, रॉबर्ट नॉजिक का।
अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इगैलिटेरियन थ्योरिस्ट, इगैलिटेरियन पहले यहाँ देखिए एक विशेषण लग गया, इगैलिटेरियन मतलब जो समतावादी है, जो कि इक्वलिटी को अच्छा मानता है। व्यू वुड यू एसोसिएट विद द आइडिया ऑफ ऑक्शन, इंश्योरेंस स्कीम एंड फ्री मार्केट। इसको सुनते ही ऑक्शन, इंश्योरेंस, फ्री मार्केट पे बेस्ड इक्वलिटी का प्रिंसिपल में आप रोनाल्ड डॉर्किन को याद कीजिए और किसी को मत याद कीजिए। रोनाल्ड डॉर्किन ने बुक लिखा था सॉवरेन वर्च्यू द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इक्वलिटी, 2000 में लिखा था। ये इसमें उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया था इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज। ये मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है, नहीं तो फिर से एक बार जाकर के देख लीजिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपको आना चाहिए। Which political theorists use the example of a basketball player Wilt Chamberlain to argue against pattern principle of distributive justice? ये तो मैंने आपको वीडियो में बताया है। रॉबर्ट नॉजिक ने अपने उसी बुक में अनार्की स्टेट यूटोपिया में, जहां उन्होंने इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस दिया, जिसको प्रोसीजरल थ्योरी ऑफ जस्टिस भी बोलते हैं, उसमें उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था बहुत ही मतलब एक मजेदार। उन्होंने ये कहा कि मान लो कि स्टेट जो है सभी जो पीपल हैं एक स्टेट में उसको बराबर बराबर जो है पैसा देती है, मतलब सबका पैसा छीन लेती है और सबको बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, तो एकदम इक्वलिटी हो गई, मतलब इक्वलिटी ऑफ आउटकम एक टाइम में। लेकिन जैसे ही ये मामला एक बार खत्म होता है, लोगों को लिबर्टी दे दी जाती है कि अब जो मर्जी वो करें उस पैसे के साथ। तो मान लो कि विल्ट चैम्बरलिन उस समय बहुत बड़ा बास्केटबॉल प्लेयर था, माइकल जॉर्डन के जैसा मान लीजिए, तो उसको बास्केटबॉल देखने के लिए लोग उसको मान लो कि एक एक डॉलर जो है देते हैं कुछ, या 10 सेंट देते हैं, और वो जो है $2,50,000 जो है उस समय एक बहुत फॉर्चून होता होगा 1974 में, उसने मान लो कमा लिया। और तो उससे क्या हुआ, तुरंत जो है सोसाइटी में फिर से इनइक्वलिटी हो गया वेल्थ या इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन का। तो उनका कहना था कि ये जस्ट है क्योंकि लोगों ने वॉलंटरीली अपने हैप्पीनेस के लिए विल चैम्बरलिन को दिया। विल चैम्बरलिन अमीर हो गया, बाकी लोग उतने पैसे से गरीब हो गए, लेकिन इससे कोई भी नहीं कहा सकता है कि ये जस्टिस नहीं है या लिबर्टी नहीं, ये जस्टिस नहीं है। और यदि आप फिर जबरदस्ती विल चैम्बरलिन का छीन करके सबको बांटते हो तो आप इंडिविजुअल लिबर्टी के साथ हार्म करते हो, और वो जस्टिस नहीं है उनके अनुसार से। तो ये एग्जाम्पल नॉजिक ने दिया था। नॉजिक ने ऐसे कई कई ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जैसे कि एक मैंने आपको पढ़ाया भी है कि वो जॉन लॉक ने जो लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब इंडिविजुअल अपना लेबर मिक्स करता है किसी नेचुरल सब्सटेंस में, तो वो नेचुरल सब्सटेंस नेचर से निकल के उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी बन जाती है। जैसे यदि किसी खेत को आपने कोड़ा और उसमें धान लगाया, तो वो धान जो हुई आपकी वो खेत आपका मतलब कि प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गया, क्योंकि आपने उसमें लेबर मिक्स किया है। इसको इन्होंने मजाक बनाया एक एग्जाम्पल देकर के, जो पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि सपोज यदि हम एक जूस का, टोमेटो जूस का बॉटल लें और उसको समुद्र में मिला दें, उसका पूरा मॉलिक्यूल इवनली समुद्र में फैल जाए, तो क्या वो पूरा समुद्र मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी बन जाएगी? इस बेसिस पर उन्होंने मजाक बनाया था जॉन लॉक के लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी का। तो रॉबर्ट नॉजिक के इस तरह के जो एनेक्डोट्स हैं उससे भी क्वेश्चन जो है काफी पूछे जाते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जीन बॉदिन पे है। उनकी जो सॉवरेनिटी कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन ये है, हु इज ऑफ द व्यू दैट द सॉवरेन कैन नॉट टैक्स सब्जेक्ट विदाउट देयर कंसेंट। तो अब ये देखिए, ये तो बहुत ही अर्बिट क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स यूजीसी नेट से है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि अब इस तरह का बात कि किसने क्या कहा था बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन सॉवरेनिटी यदि आप देखेंगे तो आप जीन बॉर्डिन को जरूर याद कीजिए। वैसे तो हॉब्स ने भी लिखा है, रूसो ने पॉपुलर सॉवरेनिटी कॉन्सेप्ट दिया है, थॉमस हॉब ने जो है एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी जिसको कहते हैं लेवाइथन के फॉर्म में दिया है, कार्ल मार्क्स ने भी जो है वो जिसको बोलते हैं रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया। लेकिन जीन बॉर्डिन वाज फर्स्ट जो है फर्स्ट थिंकर थे मॉडर्न टाइम में 17th सेंचुरी में, जिन्होंने की थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी दिया, और उन्होंने डिफाइन किया कि एक सुप्रीम पावर किसी नेशन स्टेट में सॉवरेन कहलाता है। ये पावर यूनिक होता है, एब्सोल्यूट होता है, अनडिवाइडेबल होता है, इस पर कोई लिमिट नहीं है किसी तरह का, और ये सेल्फ सब्सिस्टिंग होता है इस मायने में कि ये किसी पर डिपेंड नहीं करता, अपने वैलिडिटी और कॉन्सेंट ऑफ सब्जेक्ट भी नहीं चाहिए। इस तरह का एब्सोल्यूट जो सॉवरेनिटी कल्पना पहली बार जीन बॉदिन ने किया था। इन ओरिएंटलिज्म एडवर्ड सेड, अब वही मैं बोल रहा था, मैं बाद में आपको बताऊंगा एडवर्ड सेड के ओरिएंटलिज्म के बारे में, अप्लाइड हुज टीचिंग्स ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस टू द प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज अबाउट द मिडिल ईस्ट। मैंने आपको अभी नॉलेज कैसे पावर का फंक्शन है और कैसे नॉलेज क्रिएट किया जाता है रूलिंग क्लास द्वारा, जिससे कि वो हेजोमनी बनाए रख सकें या अपनी वर्चस्व, ये मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया। ये जो है एक पोस्ट मॉडर्निस्ट माइकल फोको ने इस पे काफी काम किया था कि नॉलेज एज पावर, और नॉलेज पावर का जो नेक्सस होता है उसको उन्होंने बताया था कि नॉलेज अपने आप में कोई ट्रूथ नहीं होता है, ना ही ये कोई न्यूट्रल होता है, ये पावर का फंक्शन होता है, ये हेल्प करता है
पावर बनाए रखने में, और ये पावरफुल लोगों के द्वारा क्रिएट किया जाता है, द्वारा मीडिया के द्वारा, पेपर के द्वारा, डिस्कोर्स के द्वारा, बड़े बड़े लोगों के वक्तव्यों के द्वारा एक एक डिस्कोर्स बनाया जाता है, एक नैरेटिव बनाया जाता है, एक कहानी बनाई जाती है जिसको लोग बिलीव करने लगते हैं, जिससे कि उस रूलिंग क्लास को फायदा होता है। इसको जो है फोको ने कहा था। इस फोको के इस थॉट को लेके जो है एडवर्ड सेड ने बुक लिखा ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म एक बुक था जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो वेस्टर्न थिंकर हैं, फिलोसफर हैं, वो ईस्टर्न जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, सिविलाइजेशन है, उसको रिसर्च करते हैं, स्टडी इसलिए नहीं करते हैं कि वो समझ पाए ओरिएंटल कल्चर को, वो इसलिए करते हैं कि ओरिएंटल कल्चर को नीचा दिखा सके, वो कंपेयर कर सके वेस्टर्न के साथ, कह सके कि देखो ये लोग कितना बेकार है। तो ये थॉट जो है ओरिएंटलिज्म है, जो मैंने आपको बोला, ये कई बार आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि ओरिएंटलिज्म का मायने क्या होता है। एज पर एडवर्ड सेड, which philosopher is linked to the idea of early enlightenment proceedings प्रिसीडिंग द 18th सेंचुरी। मतलब कि इनलाइटनमेंट तो आपको पता है, यूरोपियन इनलाइटनमेंट जो शुरू हुए 18th सेंचुरी में, इमानुअल कांत हैं, रूसो हैं, वोल्टेयर हैं, ये सब उसके जो है, मॉन्टेस्क हैं, ये सब उसके बड़े जनक थे, फिलोसफर थे। लेकिन उससे पहले जो अर्ली इनलाइटनमेंट फिलोसफर, इसमें से किसको माना जाता है? तो ये जो है बेनेडिक्ट स्पिनोजा है। स्पिनोजा के बारे में आप देख लीजिए कितनी सारी बातें मैंने लिखा है। ये एक डच फिलोसफर थे, कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेट रैशनलिस्ट ऑफ 17th सेंचुरी। रैशनलिस्ट क्या होता है? जो जो रैशनलिज्म, जो लॉजिक पे कहते हैं आधारित, जिनका ज्ञान होता है। वन ऑफ द अर्ली थिंकर्स ऑफ द एनलाइटनमेंट हैं, गेव मॉडर्न कंसेप्शन ऑफ द सेल्फ दिया। उन्होंने बुक लिखा द इथिक्स। इन दिस बुक ही अपोज डेकार्ट फिलोसफी ऑफ माइंड बॉडी ड्यूलिज्म। डेकार्ट ने क्या कहा था? मैंने आपको पढ़ाया है कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। इसमें उसको उन्होंने काटा था। तो इनफैक्ट स्पिनोजा जो है बहुत बड़े एक फिलोसफर रहे हैं, प्री इनलाइटनमेंट फिलोसफर ऑफ इनलाइटनमेंट थीम। इनलाइटनमेंट की जो थीम थी उसको पहले ही वो ले आए थे। यहाँ पे इमानुएल कांत आपको पता है, वो तो इनलाइटनमेंट के सबसे बड़े गुरु थे। हेगल तो उनके बारे में बहुत ज्यादा जो है, पार्ट 3 जो मैं बना रहा हूँ वीडियो मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी पे, उस पे ये वो रहेगी। और रूसो के बारे में तो आपको मैं बहुत चीजें मैंने पहले ही बता दिया है। अब आइए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग इतना स्लो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मैं बहुत सारी बातें आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ। एक तरह का ये, एक तरह की, एक समझिए एक क्लास है जिसमें कि मैं इन फिलोसफर्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। आई होप कि आपके लिए ये यूजफुल होगा। ऑफ कोर्स ये वीडियो थोड़ा लंबा एज यूजुअल हो रहा है। हेगल अब यहाँ पे जो है थिंकर और थॉट को मैच करते हैं। हेगल, इसमें से यदि आप देखें तो आप ये कह सकते हैं कि स्टेट एज इम्बॉडीमेंट ऑफ यूनिवर्सल माइंड। तो ये हेगल ने जो है स्टेट को मार्च ऑफ द गॉड ऑन अर्थ कहा था। स्टेट को उन्होंने सिंथेसिस कहा था अपने आइडिया का। उनका कहना था कि स्टेट जो है वो मतलब सबसे बेस्ट जो ह्यूमन में हो सकता है, किस तरह से वो एक अरेंज करके अपना बेस्ट लाइफ लीड कर सकता है, उसका एक रिप्रेजेंटेशन है स्टेट का। और ये जो इम्बॉडीमेंट ऑफ यूनिवर्सल माइंड, जैसे कि प्लेटो ने कहा था ना कि स्टेट इज द इंडिविजुअल रिट लार्ज, या इंडिविजुअल सोल को यदि आप पूरा मैग्नीफाई कर दीजिए तो वही स्टेट है। उसी तरह जैसे कि कृष्ण भगवान ने जो अपने को मैग्नीफाई किया तो पूरा विराट रूप में पूरी दुनिया दिखी, उसी तरह से प्लेटो और हेगल जैसे फिलोसफर का कहना है कि इंडिविजुअल को यदि आप विशाल कर दीजिए तो उसमें आपको पूरी स्टेट नजर आएगी। स्टेट इज नथिंग बट मैग्नीफाइड इंडिविजुअल। कांत जो है वो आपको पता है, इमानुएल कांत, उन्होंने बहुत सारे फिलोसफी दिए। मैंने आपको बताया कैटेगोरिकल इंपेरेटिव से लेकर के और इनलाइटनमेंट की फिलोसफी। तो यहाँ पे उनकी जो मोरल फिलोसफी है कि पर्सन हु इज रियली फ्री इज वन हु इज मोरली फ्री। मतलब उनका कहना था कि जो जो यूनिवर्सल मोरल परसेप्ट के अनुसार से जो चलता है, उसको मानता है, वही मोरली फ्री है। पॉजिटिव फ्रीडम का कॉन्सेप्ट। माओ से तुंग, जिसको माओ जेदांग भी बोलते हैं, जिन्होंने कम्युनिस्ट चाइना की स्थापना की 1949 में, उन्होंने पीपुल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप की परिकल्पना की थी। एक तरह का रूरल एरियाज या एग्रेरियन सोशलिज्म की आप परिकल्पना कर सकते हैं। और लेनिन जो है वो लेबर क्लास, लेबर या लेबर यूनियन जो होता है, वर्किंग क्लास वुड डेवलप ट्रेड यूनियन कॉन्शियसनेस। तो ये उन्होंने दिया था। यहाँ पे फिर एक बार मैच करते हैं एक स्टेटमेंट और थिंकर। पावर पे बहुत सारे ये हैं। पावर क्रिएट प्राइड, मतलब पावर घमंड क्रिएट करता है। ये हॉब्स ने कहा था। इनफैक्ट उन्होंने कहा था कि प्राइड और एक तरह का पैशन बन जाता है। हमको इतना प्राइड चाहिए होता है कि हम
अधिक से अधिक पावर एक्वायर करते रहते हैं और उसकी कोई अंत नहीं है, मतलब आदमी मर जाता है ये करते हुए, मोर पावर मोर प्राइड, मोर पावर मोर प्राइड, और इसके चलते ही आपका जो है अंत हो जाता है और आप कहीं पहुंच नहीं पाते हो, मृग मरीचिका के जैसा। पावर इज ए सर्टेन काइंड ऑफ रिलेशन, अभी रुक जाइए इस पे। पावर मीन्स सोल फोर्स, मतलब आत्मा की ताकत जो है वो पावर है। ये तो महात्मा गांधी साहब जोड़ सकते हैं, आपको पता है उन्होंने सत्याग्रह इसी बेसिस पे बनाया था कि वो मोरल फोर्स होता है, वही ताकत होती है जिससे कि आप जो है आप पावरफुल के अगेंस्ट में आप जो है पीसफुली रेजिस्ट कर सकते हो। पावर इज ओमनी प्रेजेंट, अगेन माइकल फोको घूम करके आते हैं, वही फोको जो है नॉलेज पावर का नेक्सस बताया था, पोस्ट मॉडर्निस्ट या इनको पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट भी कह सकते हैं, जिन्होंने कि बहुत सारे पोस्ट मॉडर्न कॉन्सेप्ट दिए। उसमें से एक था कि पावर जो है समाज में उसी तरह से ओमनी प्रेजेंट है जैसे पूरे शरीर में ब्लड की कैपिलरी है। स्कूल, कॉलेज, ऑफिसेज, इवन बाजार, फैमिली, हर जगह पावर जो है उगता रहता है, हर जगह पावर दिखता है आपको। और पावर, इनका कहना था कि सबसे ज्यादा जो परवेसिव फॉर्म में दिखता है वो है नॉर्मलाइजेशन के फॉर्म में, जहां आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हो तो आपका मान लो कि नाम है नीरज, लेकिन आप नीरज नहीं रहा तो आप रोल नंबर 36 सेक्शन ए पॉलिटिकल साइंस बीए ऑनर्स XYZ कॉलेज के पार्ट बन जाते हो। आपकी आइडेंटिटी इस टाइप से बना दी जाती है कि आपको नॉर्मलाइज कर दिया गया, अब आपको उसी ढंग से बिहेव करना है। आपको जो है ऐसा नहीं बिहेव करना है जैसे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट करते हैं, जैसे मेडिकल के करते हैं, ऐसा नहीं करना है जैसे साइंस के स्टूडेंट करते हैं, ऐसा नहीं करना है जैसे हिस्ट्री के स्टूडेंट करते हैं। आपको जो है अपने, यदि आप पर्टिकुलर कैंपस में हो तो आपको उस कैंपस का नॉर्म कल्चर को अपनाना है, मतलब आपको नॉर्मलाइज कर दिया जाता है, आपको एक फ्री सोल नहीं रहने दिया जाता है। पावर का यही, इसी डायमेंशन को वो उभारते हैं और कहते हैं पावर इज ओमनी प्रेजेंट, माइकल फोको। अगेन मैं आपको कुछ ज्यादा बोल रहा हूं जितना मुझे कहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। पावर इज नेवर द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल, इट बिलोंग्स टू ए ग्रुप एंड रिमेन्स इन एग्जिस्टेंस ओनली सो लॉन्ग एज द ग्रुप कीप टुगेदर। ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि पावर और पॉलिटिक्स का जब भी आप देखें कि ग्रुप की बात आती है, मिल के बात आती है, को क्रिएशन आती है, आप हाना आर्डेंट को याद करें, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था हाना आर्डेंट ने इसको लिखा है। मैक्स वेबर आपको पता है क्या है, इन्होंने प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड कैपिटलिज्म पे लिखा, इन्होंने जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे ब्यूरोक्रेसी दिया। बर्टन रसल तो एक बहुत बड़े ब्रिटिश फिलोसफर है, इसके बारे में मैंने आपको बहुत ज्यादा बताया नहीं। और लास्टवेल जो है इन्होंने पॉलिटिक्स की जो डेफिनेशन दी थी कि हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ, ये जो है बहुत फेमस हो गया था। ये पॉलिसी साइंस के भी जो है फादर कहलाते हैं, हेरोल्ड लास्टवेल। हु इज क्रेडिटेड टू हैव फॉर्मुलेटेड ए प्रिंसिपल ऑफ मेडिएवल सेकुलरिज्म, मतलब मेडिएवल काल में तो सेकुलरिज्म था नहीं, चर्च का घालमेल था स्टेट के साथ। इंडिया में भी जो है आप देखेंगे मुगल काल में जो है वो उलेमा, मुल्लाओं और इस्लाम धर्म और राज जो है मिला हुआ था, एक तरह का थियोलॉजिकल स्टेट के जैसा, और यही हाल पूरे दुनिया में था। लेकिन उस समय में मार्सिलो और पैदुआ जो हैं वो एक इटालियन स्कॉलर थे और उन्होंने लिखा था डिफेंसर पैसिस। उसमें उन्होंने आर्गू किया था कि चर्च का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, टेम्पोरल मतलब सेकुलर मामलों में नहीं होना चाहिए, इसलिए उनको जो है मेडिएवल सेकुलरिज्म का जनक माना जाता है। यहाँ पे आप थॉमस एक्विनास के बारे में जानिए, ये काफी फेमस जो है मेडिवल थिंकर हैं, और इनकी, ये भी इटालियन थे ऑफ कोर्स, और इनकी जो है जो थियोलॉजी है, इनफैक्ट ये सब कुछ एक गॉड पे आधारित मानते थे। आपको लगता होगा जो गॉड के बारे में इतनी बात करते हैं वो कैसे इतने महान हो सकते हैं, लेकिन जितने आप एज में आप ओल्ड होते जाएंगे, जब आप बिल्कुल ओल्ड एज में आ जाएंगे, तो आपको अधिक से अधिक फील होगा कि दुनिया में बहुत ज्यादा ज्यादा रैशनलिज्म, लॉजिक, रीजन, इन सब पे आधारित चीजों से जो ज्ञान होता है वो होता नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आप वही माइकल फोको पे पहुंच जाएंगे कि ज्ञान तो जो है वो पावर का एक फंक्शन है। तो अल्टीमेटली क्या है कि आप ना, यदि गॉड, स्पिरिचुअलिटी, इन सब को बिना रीजन के यदि आप सोचते हैं और उसको फॉलो करते हैं तो आप बहुत अच्छा मोरल लाइफ जी सकते हैं, जो कि गांधी जी करते थे, जो कि बहुत बड़े बड़े फिलोसफर ने किया है। नीजे इसको मानते थे, उनका कहना था कि हमको लॉजिक और रीजन ये सब बेकार धोखा है, आपको मोरल होना है क्योंकि गॉड कहता है। ये सबसे अच्छा थॉट है, आपको दिमाग ही नहीं देना है कि आपको क्यों मोरल होना है, इसके लिए कोई लॉजिक नहीं ढूंढना है, आपको झूठ नहीं बोलना है, इसके लिए नहीं कि झूठ नहीं बोलने से हमें ये फायदा होगा नुकसान होगा, बस ये पाप है। तो ये काफी सिंपलिस्टिक होती है और काफी स्ट्रांग होती है। यदि आपको ये हो कि झूठ बोलने से आप नरक में जाएंगे तो आपको कोई लॉजिक और थिंकिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए थॉमस एक्विना इतने पॉपुलर हुए, क्योंकि उन्होंने जो है 5 प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड दिया। उन्होंने कहा यस, जैसे कि रामकृष्ण ने कहा था कि परमहंस मैंने गॉड देखा, उन्होंने भी 5 प्रूफ दिया। ही आर्गूड दैट गॉड इज द सोर्स ऑफ बोथ द लाइट ऑफ नेचुरल रीजन एंड लाइट ऑफ फेथ। उनका कि रीजन भी गॉड से ही आता है, फेथ से ही आता है,
एंड हैप्पीनेस क्या है, वो बोला कि गॉड के बारे में सोचोगे जितना ज्यादा उतना ही आप खुश होगे, उतना ही हैप्पीनेस होगा। ये इनफैक्ट एक क्वेश्चन भी एक बार यूजीसी नेट में था कि हु सेड दैट हैप्पीनेस इज कंटेम्पलेशन ऑफ गॉड। ही सिंथेसाइज्ड और एरिस्टोटेलियन फिलोसफी विद द प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो इस तरह से उन्होंने मतलब एरिस्टोटल के फिलोसफी जो प्री क्रिश्चियन थी उसको प्रिंसिपल ऑफ क्रिश्चियनिटी से मिला करके उन्होंने क्रिश्चियनिटी का बहुत बड़ा जो है भला किया। थॉमस एक्विनास। ह्यूगो गॉटियस, मैं यहां से ले रहा हूं, ह्यूगो गॉटियस एक डच फिलोसफर थे। ये आईआर में इनको काफी याद किया जाता है। ही वाज रैशनलिस्ट, ही गेव फर्स्ट टाइम रैशनलिस्ट अप्रोच टू इंटरनेशनल सोसाइटी। जो इंटरनेशनल सोसाइटी है जिसके हेडली बुल हैं, जो कि इंग्लिश स्कूल ऑफ आईआर माना जाता है, उसके पितामह आप कह सकते हैं ह्यूगो गॉटियस थे। इन्होंने इंटरनेशनल लॉ के भी पितामह माने जाते हैं। ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ वेस्टफेलिया पीस ट्रीटी जो 1648 में, तो उसके भी इंटेलेक्चुअल फादर माने जाते हैं। एंड राइट पे भी इन्होंने एक डेफिनेशन दिया था कि राइट is the expression of an ability to act or as a means of realizing something। मतलब आपके पास अधिकार है तभी आप कुछ अचीव कर सकते हैं। ह्यूगो ग्रॉटियस। अब यहाँ पे जो ये इस तरह के क्वेश्चन को तो मैं बिल्कुल हेट करता हूं कि ये बुक को अरेंज कीजिए ईयर के मतलब कि टाइम के अनुसार से, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया। ये ऑफ कोर्स लिखी हुई नहीं मिलेगी क्वेश्चन में। तो एनार्की, लेकिन यहाँ आप ये जानिए जो आपको जानना चाहिए कि एनार्की स्टेट यूटोपिया जो रॉबर्ट नॉजिक ने लिखा है, फोर एसे ऑफ लिबर्टी इसे आप बर्ली ने लिखा है, और क्लास ऑफ सिविलाइजेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये सैमुअल हटिंगटन ने लिखा है। आइडियोलॉजी तो बहुत सारे नाम में है जो मैं खोज पाया। आइडियोलॉजी जो है वो टेरी इलिंगटन ने लिखा है। इसके अलावा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन एंड्रू हेवर्ड ने भी लिखा है। अब इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में डिस्कस नहीं कर रहा हूं। हु अमंग द फॉलोइंग बिलीव दैट गोल ऑफ द यूटिलिटेरियन स्टेट इज लिबर्टी rather than हैप्पीनेस। अब देखिए यूटिलिटी, लिबर्टी, ये जैसे ही आए आप जो है जेएस मिल में मार दीजिए बिना सोचे हुए, क्योंकि यूटिलिटी वो यूटिलिटेरियन मोरल यूटिलिटेरियन थे और लिबर्टी के चैंपियन थे। तो उनका कहना था कि जो यूटिलिटेरियन स्टेट है, यूटिलिटेरियन स्टेट क्या होता है, वो करता है जिससे सोशल यूटिलिटी सबसे ज्यादा हो, वही उसी एक्ट को वो करता है जिससे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पर्सन का भला हो, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। तो उनका जो एम होता है वो लिबर्टी है, मतलब यही एम है। कंसिडर द फॉलोइंग सेट ऑफ पॉलिटिकल थिंकर एंड देयर वर्क्स। अब आप यहां देखिए, और इसमें से एक ही जो है वो गलत मैच है। तो जेएस मिल ने लिबर्टी तो ऑन लिबर्टी बुक लिखा ही है, इसिया बर्ली ने फोर ऐसे और ऑन फ्रीडम लिखा ही, आप यहां भी देख सकते हैं, तो इसलिए ये सही है। टीएच ग्रीन एक अलग जो है ब्रिटिश मोरल फिलोसफर रहे हैं, जो कि लिबरल तो थे लेकिन वो मोरलिटी की तरफ को ज्यादा से, गांधी जी हैं उस टाइप के, उनका बहुत इफेक्ट पड़ा है कई जगह पे। उन्होंने लेक्चर्स ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन लिखा है, इनका वन ऑफ द बेस्ट बुक है टीएच ग्रीन का, तो ये आप को याद रखना चाहिए। और जॉन लॉक ने कंसिडरेशन और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं लिखा है, ये बेसिकली जेएस मिल ने लिखा है। जॉन लॉक ने क्या लिखा है मैंने आपको बताया है, सेकेंड ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, तो ये इसी में उनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने आपको दूसरी बार बता रहा हूं, जेएस मिल ने लिखा है कंसिडरेशन और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, इसलिए ये गलत है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, द डॉक्ट्राइन ऑफ सोशलिज्म इन वन कंट्री वाज प्रपोज्ड बाय। अब ये सब वन ऑफ क्वेश्चन है, आपको बस एक बार देख लीजिए, फिर से आ जाएगा तो आप खुश होंगे। सोशलिज्म इन वन कंट्री जो है ये स्टालिन ने ये प्रपोज किया था along with निकोलाई बुखारिन के साथ में। और ये था क्या बेसिकली, एक लाइन में ये समझिए कि पहले मार्क्सिस्ट में ये सोचा जा रहा था कि पूरी दुनिया में जो है एक ही साथ जो है ना सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन हो जाएगा अगेंस्ट कैपिटलिज्म। ऐसा हुआ नहीं। इनफैक्ट सीरीज ऑफ फेलियर्स हुए यूरोप में 1970 से 23 के बीच में। तो स्टालिन ने कहा कि यार सुनो, पहले एक कंट्री में सोशलिज्म लाओ, चाहे वो रसिया हो, और फिर जो है धीरे धीरे हम लोग दूसरी कंट्री में सोशलिज्म को करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो आइडियोलॉजी था सोशलिज्म इन ए सिंगल कंट्री, पहले स्ट्रेंथन कर लो, ये इससे जुड़ा हुआ है। बाकी चीज पढ़ लीजिए। द डिस्टिंक्शन बिटवीन सिटी ऑफ गॉड एंड द सिटी ऑफ मैन, मैंने आपको बोला था कि अगस्टाइन के बारे में मैं फिर से एक बार बताऊंगा। तो सेंट अगस्टाइन जो है ये क्रिश्चियनिटी के जो जनक, जो आप कह सकते हैं, जो कुछ फाउंडिंग फादर्स हैं उसमें से एक जो है, 4th-5th सेंचुरी बीसी एडी में सेंट अगस्टाइन थे। इन्होंने जो सबसे फेमस बुक लिखा वो है सिटी ऑफ गॉड। वो एक वेस्टर्न जो थॉट है, इनफैक्ट रिलीजियस थॉट या सोशल थॉट, उसका वो एक तरह कॉर्नर स्टोन है, जिसमें उन्होंने बहुत सारे थियोलॉजिकल आइडिया को उन्होंने एक्सप्लेन किया, जैसे कि सफरिंग क्या होती है, और खास करके जो अच्छे लोग होते हैं वो क्यों सफर करते हैं बुरे लोगों के द्वारा, द एग्जिस्टेंस ऑफ इविल, क्यों इविल जो एग्जिस्ट करता है दुनिया में, और जो फ्री विल है इंडिविजुअल का, और डिवाइन
जो ओमनीसियंस है, नॉलेज है, मतलब कि एक इंडिविजुअल क्या कठपुतली है केवल गॉड का, कि जैसा उसको भेजा है वैसा इसको करना है, या उसका अपना कुछ फ्री विल है, इसके बीच में जो द्वंद होती है। और डॉक्ट्राइन ऑफ ओरिजिनल सिन, कि एडम एव जो है वो तो एक ओरिजिनल सिन करके अर्थ पे हम लोग आए हैं, तो जब सिन की पैदाइश है तो हम कभी सिन से बच नहीं सकते हैं। मतलब कि कोई ह्यूमन ऐसा नहीं कर सकता है कि उसने पाप ना किया हो, उसने गलत काम ना किया हो, क्योंकि ह्यूमन का जो रेस है वो एडम एव के ओरिजिनल सिन से ही पैदा हुआ है। तो ये सारी जो क्रिश्चियनिटी के जो बेस थॉट हैं वो सेंट अगस्टीन के सिटी ऑफ गॉड में है, इसलिए आप कभी इसको भूल नहीं सकते हैं। एक्विनास के बारे में मैंने आपको बता दिया, रूसो तो आप जानते हैं। सीसरो जो है वो रोमन एक लीगल पॉलिटिकल थिंकर थे, जिन्होंने काफी जो है काम किया रोमन एम्पायर के अर्ली टाइम में। हु इज क्रेडिटेड टू हैव कॉइन्ड लेनिनिज्म, मतलब लेनिन से भी इज्म बना दिया, ये स्टालिन ने किया था। ये आप बस याद कर लीजिए, इससे अधिक मैं कुछ नहीं बोलूंगा। द आइडिया ऑफ परपेचुअल पीस इज एसोसिएटेड विथ, यहाँ पे सॉरी मैं परपेचुअल पीस का आपको यहाँ पे डिटेल देना चाहता था, जो यहाँ पे दिख नहीं रही है, लेकिन मैं आपको एक बता दूं यहाँ पे। ये हो सकता है कॉपी पेस्ट में उड़ गई होगी, अब मैं इसको बैक नहीं जा रहा हूँ। परपेचुअल पीस जो है इमानुएल कांत ने लिखा था, एक बुक लिखी थी, ये बहुत फेमस थी। इसमें उन्होंने 6 प्रिंसिपल दिए थे कि रिपब्लिक जो स्टेट होता है वो ये सब करके जो है वो परपेचुअली पीस मेंटेन कर सकते हैं, लड़ाई आपस में नहीं करेंगे। ये बेसिस बन गया मॉडर्न डेमोक्रेटिक थ्योरीज का, जिसमें कि माइकल डॉयल जैसे लोगों ने जो है वो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी दिया, काफी लोगों ने डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी लिखा। उसका डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी का आधार जो है परपेचुअल पीस इमैनुअल कांत का था, और उसमें यह कहा जाता था कि जो डेमोक्रेसीज हैं, नॉट रिपब्लिकनिज्म, दोनों में फर्क समझिएगा। एक रिपब्लिक स्टेट को एक मोनार्क भी जो है वो शासन कर सकता है, डेमोक्रेटिक में पीपुल का शासन होता है, दोनों में फर्क ये है। दोनों ही वैसे तो पीपुल के कॉन्सेंट से चलते हैं, इसलिए वो रिपब्लिकन कहलाते हैं। तो वो जो परपेचुअल पीस था वो रिपब्लिकन स्टेट के बीच के पीस का था, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी डेमोक्रेटिक मॉडर्न डेमोक्रेसी के बीच का पीस है। लेकिन दोनों का थीम यही है कि डेमोक्रेसीज जो हैं वो आपस में वॉर करने की संभावना कम होती है, इसलिए अधिक से अधिक यदि डेमोक्रेटाइजेशन होगा वर्ल्ड में तो पीस जो है ज्यादा सस्टेन्ड होगा। तो इसी से जुड़ा हुआ ये आ गया कि एडवोकेट ऑफ डेमोक्रेटिक पीस थ्योरीज में से कौन है, माइकल डॉयल, जो मैंने बोला ये डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी के बहुत बड़े जनक हैं, इसको आप याद कर लीजिए। विच डच फिलोसफर इज कंसिडर्ड टू हैव फाउंडेड इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल फादर ऑफ वेस्टफील्ड, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि इंटेलेक्चुअल फादर वेस्टफेलिया पीस ट्रीटी के, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल सोसाइटी, इन सब के जो जनक हैं वो ह्यूगो गॉटिस है, ग्रोटियस है। और ये भी मैंने आपको बताया कि हेडली बुल ने जो है इन्हीं से इंस्पायर होकर के इंग्लिश स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन रखा नींव, जिसको इंटरनेशनल सोसाइटी ट्रेडिशन भी कहते हैं। स्पिनोजा के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इरास्मस भी एक डच फिलोसफर थे। हेडली बुल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। और स्पिनोजा फिर से आप देख लीजिए, अर्ली थिंकर्स ऑफ इनलाइटनमेंट है, हेडली बुल इंग्लिश स्कूल ऑफ हायर इंटरनेशनल स्टेट सोसाइटी। ये सब आए तो आप हेडली बुल से उसको जोड़ सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे जो है परपेचुअल पीस जो था ये एनिमेटेड था, इसलिए आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, मैंने जो बोला है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ये लास्ट स्लाइड है। द व्यू दैट प्रॉपर्टी एज थेफ्ट वाज कॉइन्ड बाय, किसने ये स्लोगन दिया प्रॉपर्टी एज थेफ्ट? तो इसमें हेगल को तो आप नहीं कह सकते, जॉन लॉक नहीं कह सकते, हॉब्स क्यों बोलेंगे, ये सब तो सब प्राइवेट प्रॉपर्टी के समर्थक रहे हैं। प्रौधन जो है ये एक तरह के अर्ली सोशलिस्ट रहे हैं, जो मतलब सोशलिज्म या कम्युनिज्म का जो अर्लीस्ट जो सीड था उसमें से जो कुछ लोग थे, जैसे बाकुनिन है, प्रोधन है, सेंट सामान है, बहुत सारे और हैं, उन सब का जो मैंने आपको बताया भी सोशलिज्म वाले अपने वीडियो में, वो सब ने सोशलिज्म कार्ल मार्क्स के पहले एक अलग ढंग से सोशलिज्म की, यूटोपिक सोशलिज्म की परिकल्पना की थी, और उसी में उन्होंने जो है प्रोधोन ने ये स्लोगन दिया था। उन्होंने ये स्लोगन जो है आप ये इसको कि आप फ्रेंच एनार्किस्ट भी कह सकते हैं। एनार्किज्म जब भी मैं बोलता हूं तो आप ये मत समझिए कि एनार्किज्म मतलब कि लूटपाट दंगा फसाद कोई कंट्रोल नहीं, ऐसा नहीं है। गांधी जी भी अपने को एनार्किस्ट मानते थे, एक तरह का एनार्किस्ट। लियो टॉल्स्टॉय जो एक तरह के एनार्किस्ट थे। अब आजकल आप देखेंगे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में कि केजरीवाल ने एक बार कह दिया मैं एनार्किस्ट हूं, उन्होंने शायद यही सब सोच के कहा होगा, तो लोगों ने उनको कहा कि ये तो एनार्किस्ट है। क्योंकि एनार्किज्म का जो डिस्कोर्स है, अगेन मैं अभी आपको डिस्कोर्स बता रहा हूं, वो है कि ये तो बेकार दंगा फसाद झगड़ा उगड़ा करने वाला होता है, लफड़ेबाज होता है, मतलब ये डिस्कोर्स है इंडिया में, जबकि एनार्किज्म का ये मायने होता नहीं है।
Property as theft is a slogan coined by French anarchist Pierre Joseph Proudhon in his 1840 book What is Property। इस बुक में उन्होंने इसका क्वाइन किया था। अब आपको यदि टफ क्वेश्चन पूछना हो तो ये पूछा सकता है कि ये What is Property किसने लिखा, या ये स्लोगन किस बुक में प्रोधन ने जो है क्वाइन किया। Who says that the laws are command of the sovereign backed by force। यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, लॉ इज द कमांड ऑफ द सोवरेन बैक्ड बाय सैंक्शंस। मतलब सैंक्शंस मतलब क्या है, फोर्स, मतलब आपको वो कुछ हार्म कर सकता है। द सोवरेन इज द पर्सन और इंस्टीट्यूशन whom the people have the habit of obeying। तो ये सब सॉवरेनिटी पे जो ये सब बातें कही, ये जॉन ऑस्टिन ने कहा था, ब्रिटिश लीगल फिलोसफर। अब यहाँ दूसरा मैं बता रहा हूँ, इसके पहले जीन बॉदिन का आपने देखा कि सॉवरेनिटी पे क्या कॉन्सेप्ट था। अब जीन और जॉन ऑस्टिन का आपने सुन लिया कि इसको तो रट लीजिए कि लॉज आर कमांड ऑफ द सॉवरेन बैक्ड बाय फोर्स, या लॉ इज द कमांड ऑफ द सोवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन। इसको ना इन सब चीजों को आपको याद कर लेना चाहिए एज ए फ्रेज, जैसे प्रॉपर्टी एज ए थ्रेफ्ट, प्रोधन, इस तरह को याद कर लेना चाहिए। क्लास ऑफ सिविलाइजेशन, सैमुअल हंटिंगटन, आपको चार्ट बना करके रख लेना चाहिए, ऐसे किसने क्या कहा, कौन आइडिया है, ऐसे 50-100, और ये एक गेम है, इसको आपको एंजॉय करके खेलना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर सही है जॉन ऑस्टिन। अब यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन जो है, ऑफ कोर्स ये वन ऑड क्वेश्चन है। मैं इंडियन जो पॉलिटिकल जो मॉडर्न है, जो आउट ऑफ सिलेबस है, जैसे अतुल कोहली है, मॉरिस जॉनसन, इसके पे थोड़ा सा और जो फोर्थ पार्ट में मैं दे सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो है द आइडिया ऑफ डेरिवेटिव डिस्कोर्स इन इंडियन पॉलिटिक्स किससे रिलेटेड है, ये पार्था चैटर्जी से रिलेटेड है, जो कलकत्ता बेस्ड जो है एक तरह के थिंकर हैं, जो क्रिटिकल थिंकर हैं। और उन्होंने एक बुक लिखा था नेशनलिस्ट थॉट एंड द कॉलोनियल वर्ल्ड। मतलब कि जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट है उसमें नेशनलिज्म पे उन्होंने लिखा था बुक। और उन्होंने क्या कहा था, डेरिवेटिव डिस्कोर्स का मीनिंग क्या है, ये तो अंग्रेजी का वर्ड है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, बाय प्रोडक्ट। मतलब कि आप मान लीजिए कि बना रहे हैं जूस, और जो उसके जो बच जाए, जिसको आप कहते हैं रेसिडुअल, उससे आप कोई चीज बना लें, तो वो चीज तो डेरिवेटिव हो गई, मेन तो उसका जूस था। तो इनका कहना था कि कॉलोनियल वर्ल्ड में नेशनलिज्म एक डेरिवेटिव डिस्कोर्स है। मतलब ये मेन डिस्कोर्स नहीं है, मेन डिस्कोर्स यहाँ कास्ट है, इथनिसिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, बहुत सारे और डिस्कोर्स हैं, और नेशनलिज्म इसके बीच में बाय प्रोडक्ट जैसा होता है। मतलब ये मेन डिस्कोर्स नहीं। इसके चलते इनकी काफी बुराई की गई कि आप तो इंडियन नेशनलिज्म को भी इसमें शामिल करते हो, डेरिवेटिव डिस्कोर्स में इनको काफी दूसा गया, रिडिकुल किया गया, डिराइड किया गया। तो लेकिन ये पार्था चैटर्जी की बुक है। ओके स्टूडेंट, एक और स्लाइड प्लीज बियर विथ मी, मुझे लगा था ये लास्ट है। द व्यू पॉइंट दैट द स्टेट इज एन एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन इज नोन एज। तो ये मैंने आपको बार बार बोला कि ये प्लूरलिज्म का थॉट है कि स्टेट जो है वो सभी एसोसिएशन के बीच में एम्पायर का काम करता है, सबके बीच में पावर और इंटरेस्ट का बंटवारा करता है, खुद ही एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन होता है। तो इसीलिए ये जो है प्लूरिज्म है। आपको पता है मोनिज्म, आपको जानना चाहिए मोनिज्म क्या है। ये एंटी ड्यूअलिज्म है। ड्यूअलिज्म दुनिया में बहुत सारे ड्यूअलिज्म है, माइंड बॉडी की ड्यूअलिज्म। तो उस सब को जो यदि कोई ड्यूअलिज्म को नहीं मानता ना कि थॉट, आइडिया और बॉडी एक ही है, आत्मा और परमात्मा एक ही है, तो कोई भी जो ड्यूअलिज्म को खत्म करते हैं, डुओपोली कह लीजिए या डुअलिस्ट, मतलब दो के बीच में विभाजन, जैसे आत्मा और शरीर, तो उसको मोनोइज्म बोलते हैं। और एनार्किज्म आपको मैंने बता दिया, कोई ऑथोरिटी, फॉर्मल ऑथोरिटी की जरूरत नहीं महसूस करना को एनार्किज्म बोलते हैं, कि हम खुद अपने को मैनेज कर सकते हैं, सोसाइटी या कम्युनिटी सेल्फ गवर्न अपने को कर सकती है विदाउट एनी ऑथोरिटी ऑफ द स्टेट। सोशलिज्म तो आपको पता है क्या है। द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज एट्रीब्यूटेड टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये मैं आपको बार बार मैंने बताया है कि स्टेट जो है उसके 3 ऑर्गन माने जाते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी। इसके बीच में जो है एकदम स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर होता है, एक दूसरे के मामले में टांग नहीं अड़ाना है। लेजिस्लेचर लॉ बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव उसको पर्टिकुलर केस में इंप्लीमेंट करते हैं, जुडिशियरी उसको इंप्लीमेंट करती है और उसको रिव्यू करती है। इसके बीच में कोई घालमेल नहीं होना चाहिए, नहीं तो एक तो स्टेट जो है वो एक जस्ट स्टेट नहीं रह पाएगा, उसमें लिबर्टी मेंटेन नहीं हो पाएगी। तो लिबर्टी और जस्टिस को बनाए रखने के लिए सेपरेशन ऑफ पावर अमंग द ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट जरूरी है। ये थॉट जो है मॉन्टेस का है। उन्होंने बुक लिखा था द स्पिरिट ऑफ लॉ 1750 में, उसमें इन्होंने ये बात कही थी। और इनका कहना था कि ये लिबर्टी की रक्षा के लिए जरूरी है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉन्टेस्क ने जो अपने सेपरेशन ऑफ पावर दिया, वो उसका मेन एम क्या था? एम था अचीवमेंट ऑफ लिबर्टी एंड ऑफ कोर्स जस्टिस इन द स्टेट।
हु डिफाइंस पॉलिटिक्स एज द स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस एंड द इन्फ्लुएंशियल। ये जो है हेरोल्ड लासवेल का कहना है, जिन्होंने ये कहा था कि पॉलिटिक्स इज, इन्होंने बुक लिखा था पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, ये किताब है। और इसीलिए ये पूछा भी जाता है कि किसने पॉलिटिक्स को डिफाइन किया, कि पॉलिटिक्स इज हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। ये डेफिनेशन भी पॉलिटिक्स का बन गया। तो ये हेरोल्ड लासवेल हैं। आपको मैंने ये भी बताया कि ये पॉलिसी साइंस के भी पितामह माने जाते, या पिता माने जाते हैं। सो ओके डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जिससे कि मेरा पैशन बना रहे। क्योंकि आपको शायद पता नहीं है कि मैं हर वीडियो बनाने के पहले यूट्यूब पे जाता हूं, कमेंट पढ़ता हूं और उससे एनर्जी ड्रॉ करता हूं। तो वो एनर्जी को बनाए रखने के लिए, जिससे कि आप और आपके आने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनको फायदा होता रहे, तो इसलिए इसको शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट अधिक से अधिक करें और इस फोरम के थ्रू जो है मुझसे कांटेक्ट करें। और फिर से एक बार याद दिला रहा हूं कि यदि आपने अभी तक एग्जामिनेशन गाइड नहीं खरीदा है मेन एंट्रेंस का, तो जरूर खरीदिए। और यूजीसी नेट के मेरे स्टूडेंट, आपके लिए भी वो बेहद यूजफुल होगा। यदि आप उसमें 100 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं तो आप, उससे अच्छी इन्वेस्टमेंट आपको एग्जामिनेशन के लिए नहीं मिल सकती, इवन यदि आप यूजीसी नेट के प्रिपेयर कर रहे हैं। सो ओके, बाय, सी यू नेक्स्ट एंड बी सेफ। अभी मत सोचिए कि कोरोना खत्म हो गया है, बहुत ज्यादा घुलिए मिलिए, सावधानी से ऑफ कोर्स एंजॉय भी कीजिए लाइफ का, और स्टिल एक अच्छा ह्यूमन बनिए। जो सेकेंड वेव में अपनी फैमिली में लूज हुए हैं कोई लोग, जिनको डिवास्टेशन हुआ, उनको हेल्प कीजिए। जल्दी मिलते हैं, बाय, हैव नाइस टाइम।